का आरोप। नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के गृह मंत्री का बिलासपुर दौरा रहा, जहां गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि टिकट वितरण के जो मापदंड होंगे वो उचित समय पर तय कर लिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है। साथ ही कहा कि पुलिस का काम जो है वो लगातार कर भी रही है और समय समय पर समीक्षा भी की जाती है। किसी ने पूछा कि टीएस बाबा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, इससे कांग्रेस को क्या नुकसान होगा। तो मैंने कहा कोई व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर नहीं लड़ना चाहता तो उससे कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं। मान लो मुझे पार्टी टिकट नहीं देती तो मेरे समर्थक, मेरा समाज नाराज होगा तो पार्टी को मान लो नुकसान होगा। पर मैं खुद नहीं लड़ना चाहता तो इसमें कांग्रेस की क्या गलती है? पहले समझ लें आदमी और अर्थ निकाल। मैं खुद नहीं लड़ना चाहता तो इससे मेरे समाज को, मेरे यार दोस्त को, मेरे परिवार को क्यों गुस्सा आएगा जब मैं नहीं लड़ रहा? पार्टी मेरी टिकट काटेगी तो गुस्सा होगा, तो डैमेज होगा कांग्रेस। तो जब टीएस बाबा ने कहा है कि मैं इस बार सोचूंगा, चुनाव नहीं लड़ना चाहता, ये पत्रकार ने पूछा, किसी की भी बात, टीएस बाबा की नहीं, मेरे भी बात करोगे, मैं खुद होके नहीं लड़ना चाहूंगा तो उससे कांग्रेस को क्या नुकसान? मैं खुद नहीं लड़ना चाहता तो मेरा परिवार क्यों नाराज होगा, मेरा समाज क्यों नाराज होगा? बताए ना भाई, मैं इसको जानना चाहता हूँ। मेरा ज्ञान कम होगा तो थोड़ा और जान लो। उनका काम आरोप लगाने के अलावा कुछ बचा है ही नहीं। 4 साल में जितना कुछ करना था, कहना था, हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने जितनी योजनाएं बनाई, जितना कार्यक्रम किया, प्रत्येक वर्ग के लिए उन्होंने योजना बनाई, तो बीजेपी के पास कहने को कुछ है नहीं सिवा आरोप लगाने के। उनका काम है लगाने दे, हमें अपना काम करते रहे। अभी हर जगह कांग्रेस सरकार बनाते आई है। आजादी के बाद से पूरे भारतवर्ष में, हर प्रदेश में, केंद्र में, सब जगह सरकार बनाती आई है। कुछ समय जो सिद्धांतहीन राजनीति करने वाले लोग जब सामने आते हैं तो उस समय जरूर कांग्रेस को नुकसान होता है या कांग्रेस पीछे हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस सिद्धांत की राजनीति करती है, सिद्धांतहीन राजनीति नहीं करती, जैसा वर्तमान 10, 15, 20 सालों में बीजेपी करते आ रही है वैसा राजनीति कांग्रेस के लोग नहीं करते। क्राइम होते रहता है, उस पर सुधार होते रहता है, उसकी व्यवस्थाएं होती रहती है। अगर आप ये कहो कि पूरे भारतवर्ष में, पूरे छत्तीसगढ़ में कल से टोटल क्राइम बंद हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है। पुलिस के कारण ही क्राइम होता है ऐसा भी नहीं है। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है उसको पुलिस के पास ऐसा कोई मशीन नहीं है कि जान जाए कि ये चाकू चलाना चाहता है, ये मर्डर करना चाहता है। तो क्राइम होता है, पर पुलिस की व्यवस्था जो होती है वो सुरक्षा देना, व्यवस्था देना, घूमना फिरना, जानकारी लेना, वो सब काम पुलिस बराबर कर रही है, उसमें कोई कमी नहीं। हमारे टीएस बाबा से लेके सब कद्दावर नेता हैं, कहीं किसी का भी परफॉर्मेंस खराब या कमजोरी की बात जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि विधायकों को जानकारी देते जा रहे हैं कि कहां पर क्या कमी है उनकी काम में, व्यवहार में या दौरे में। इसकी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी हर विधायक को दे रहे हैं। कितने लोगों का टिकट कटेगा? इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अभी से कोई कह दे कि इतने लोगों की टिकट कटेगी, समय और परिस्थिति के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश नए लोगों को देंगे का टिकट? तो हर बार दिया जाता है, इस बार भी दिया जा सकता है। कार्यकाल की बात करें, हम लोग हर चीज को पारदर्शी तरीके से कर रहे हैं। जो जानकारियां चाहिए वो उपलब्ध करा रहे हैं। कहीं पर भी हमारी सरकार में इस प्रकार की बात नहीं है कि कहीं कोई गलती हो रही है, खराबी हो रहा है, इस प्रकार की बात नहीं। इसको कैसे कहा जा सकता है कितना परसेंट कट रहा है? हो सकता है एक भी टिकट ना कटे, हो सकता है जिनके परफॉर्मेंस गलत रहे वो कटे। तो अभी से ये कहना उचित नहीं है।
सरकार पूरी तौर पर व्यवस्था देख रही है, किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव नहीं है। हम लोग जो पूरी व्यवस्था चीफ इंजीनियर से लेकर के नीचे तक के प्रमोशन एक बार कर चुके हैं, दूसरे बार अभी ईएनसी को और सेक्रेटरी को बुला के मैंने निर्देश किया है, उसका भी करो। जो बात आप कह रहे हैं उसमें कुछ कोर्ट में पार्ट पड़ा था, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा पेंडिंग हुआ। तो खबर बिलासपुर से, जहां आयोजित राष्ट्रीय औद्योगिक व्यापार मेले में विषय में जानकारी साझा करते हुए मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश वर्मा ने कहा है कि पूरी समिति के अथक मेहनत का परिणाम है कि आज सैकड़ों की संख्या में लोग उद्योग और व्यापार करने वाले यहां अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। उद्यमी महिलाओं की सहभागिता से क्षेत्र की पहचान बन रही है और कोरोना काल के बाद इस व्यापार मेले का इंतजार पूरे क्षेत्र को था। कौन इसको आगे बढ़ाए, तो कोई ना कोई तो आगे किसी न किसी को तो आना था। तो मैंने इनिशिएटिव लिया अपने और भी हमारे साथियों से मिलकर, और फिर ये मेला आगे आज संपन्न। मेले का आयोजन एक अनोखी प्रक्रिया है, थोड़ा समझाइए कब से आपने इसका प्रयास शुरू किया और आज 21 मेला जो है वो जून से हम तैयारी कर रहे थे, थोड़ी थोड़ी प्लानिंग करते क्योंकि काफी गैप हो गया था। उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, मैनेजमेंट को लेकर दिक्कत आ रही थी, और शासन से भी हमको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, जनप्रतिनिधियों से भी हमको सपोर्ट मिला, और जितने भी हमारे पुराने जो मित्र थे जो मेला आयोजन किया करते थे उनसे भी हम लोगों ने सहयोग लिया, और फिर धीरे धीरे बढ़ते काफी चीजों को, समस्याओं को दूर करते फिर आज ये मेला आयोजन होना संभव है। हमने देखा कि ये जो मेले का स्वरूप है ये एक राज्य स्तर का स्वरूप ले चुका है, ये सफलता कैसे है? इस जो मेले ये राष्ट्रीय पहचान थी, लेकिन क्या किसी कारणवश मेला नहीं हो पा रहा था। लोग आज भी हमने प्रचार किया, लोगों तक ये बात पहुंचाई, तो लोग बहुत अच्छे से उसको हाथों हाथ लिया और बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किए और अपनी सहभागिता ज्यादा से ज्यादा दिखाई, जिसकी वजह से देखिए आज की डेट में यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है। स्टॉल्स में जगह ही नहीं है, खचाखच भरा हुआ है। कल्चरल प्रोग्राम भी खचाखच भरा हुआ, कंटिन्यू प्रोग्राम चल रहे हैं और लाखों की भीड़ होती है। निश्चित रूप से टीम वर्क है, बिल्कुल। ये जितने भी हमारे प्रबंधकारी सदस्य हैं उनकी मेहनत है, उनकी लगन है, जो 6 महीने से लगातार परिश्रम करते हुए थी, लेकिन क्या किसी कारणवश मेला नहीं हो पा रहा था। लोग आज भी हमने प्रचार किया, लोगों तक ये बात पहुंचाई, तो लोग बहुत अच्छे से उसको हाथों हाथ लिया और बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किए और अपनी सहभागिता ज्यादा से ज्यादा दिखाई, जिसकी वजह से देखिए आज की डेट में यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है। स्टॉल्स में जगह ही नहीं है, खचाखच भरा हुआ है। कल्चरल प्रोग्राम भी खचाखच भरा हुआ, कंटिन्यू प्रोग्राम चल रहे हैं और लाखों की भीड़ होती है। निश्चित रूप से टीम वर्क है, बिल्कुल। ये जितने भी हमारे प्रबंधकारी सदस्य हैं उनकी मेहनत है, उनकी लगन है, जो 6 महीने से लगातार परिश्रम करते हुए आज इस मेले के रूप को साकार किया। इस मेले में आपने महिलाओं के लिए भी खास व्यवस्था की थी और आपने प्राथमिकता दी है जी। क्या रिएक्शन है महिलाओं का? महिला उद्यमी है, जो महिला व्यवसायी हैं वो यहाँ पर आई है। महिलाओं का भी बहुत अच्छा रिएक्शन है और वो अपने जैसे मैं खुद जाकर घूम कर आया हूँ, देख कर आया हूँ, तो बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है, बहुत ज्यादा खुश है वो, और अपने इनोवेटिव अलग अलग प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर रहे हैं, जिसमें उनको बहुत अच्छा प्रोडक्ट। तो खबर गरियाबंद से, जहां राजिम नयापारा वार्ड नंबर 17 सिंधी कॉलोनी का है, जहां रामेश्वर देवांगन नाम के युवक ने अपनी पत्नी को तलाक की मांग करते हुए लकड़ी की कुर्सी और डंडे से इतनी बुरी तरह पीटा कि घायल पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पत्नी की तहरीर पर फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता ने हर खबर न्यूज चैनल को बताया कि उसकी शादी 14 साल पहले हुई थी, लेकिन 1 साल पहले उसका पति महिंद्रा शिवनाथ मोटर्स के ब्रांच मैनेजर के पद पर काम करने लगा, जिसके बाद से ही वो उसे
तलाक देने की मांग करते रहा, जिसको लेकर मारपीट भी हो गई। साथ ही पीड़िता ने बताया कि अभी तलाक को लेकर कुतुब न्यायालय में मामला चल रहा है। पीड़िता ने बताया कि उसके पति का कहना है कि महिंद्रा शिवनाथ मोटर्स के मालिक मनीष गुप्ता का मुख्यमंत्री के साथ उठना बैठना है, जिस वजह से अगर उसे जेल होगी तो भी उसे एक कॉल करने पर छुड़वा लिया जाएगा। जब इस मामले में हर खबर न्यूज के रिपोर्टर ने शिवनाथ मोटर्स के जनरल मैनेजर से बात की तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है और वे किसी एम्प्लॉय के द्वारा किए गए क्राइम में कोई योगदान नहीं देंगे। साथ ही अगर आरोपी रामेश्वर देवागन ने क्राइम किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो आरोपी युवक युवती को तलाक देने का लगातार दबाव भी बना रहा था और उसका साफ तौर पर कहना था कि अगर उसे जेल होती है तो उसके मालिक के मुख्यमंत्री से अच्छे संबंध है, उसे सजा नहीं होगी। ये पूरा मामला आपको गरियाबंद से बता रहे हैं। पत्नी को बुरी तरीके से पीटा गया और फिर युवती को इलाज में अस्पताल के लिए भर्ती कराया गया है। हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हालांकि इस घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस में तहरीर दर्ज कराई है। अब ये पूरा मामला उजागर हो चुका है और पीड़िता ने हर खबर में चलने के बाद करके अपनी पूरी आपबीती सुनाई, तमाम तरह के पति पर आरोप भी लगाए और उनका साफ तौर पर कहना है कि पति उन्हें बुरी तरीके से पीटता था और मुख्यमंत्री की धौंस भी दिखाता था। सिंधी कॉलोनी की घटना है कि प्रातः फोन आया कि पीड़िता बताए कि मेरा पति जो है मेरे से काफी मारपीट किया है, जिसमें तत्काल पुलिस को भेजा गया, जिसमें पीड़िता को थाने लाकर उसको पूछताछ की गई। तो उसने विस्तृत जानकारी दी कि वो सिंधी कॉलोनी में अकेले ससुराल में रहती है और उसका पति बाहर रहता है और काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है, जिसका कुटुंब न्यायालय रायपुर में प्रकरण भी चल रहा है और कुछ उनकी जो व्यक्तिगत बातें थी कि उनकी संतान नहीं हो रहा, उसी बात को लेकर उसका पति आए दिन उसको प्रताड़ित करता रहता था कि कल आज सुबह प्रातः 6 बजे इसी बात को लेकर उसका पति आया और घर में घुसकर उससे। तो एमसीबी जिले के वन मंडल मनेन्द्रगढ़ के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्र जनकपुर और कुवारपुर में तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2 महिलाओं को जान से मारने और एक 8 साल के बच्चे पर जानलेवा हमला करने के बाद तेंदुए ने अब तक 2 गौवंशों को भी अपना शिकार बना लिया है। कुवारी में एक को तेंदुए के हमले से एक और ग्रामीणों की मौत हो गई है। वन विभाग द्वारा किया जा रहा प्रयास अब तक किसी भी काम का नहीं रहा। लगातार तेंदुए के इस हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तेंदुए के हमले के बाद वन विभाग ने उसे पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगा दिया था, लेकिन अब तक तेंदुआ पकड़ में नहीं आया है और आए दिन इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। विधायक गुलाब कमरों ने वन मंत्री से तेंदुए से निजात दिलाने के लिए कहा है कि ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि इस आदमखोर तेंदुए से ग्रामीणों को कब तक राहत मिलेगी। मेरे को जैसे सूचना मिला कि एक तेंदुआ के द्वारा एक बच्चिया को घटना किया, मैंने मौके स्थल पर जाकर देखा कि पतवाही के गांव के समीप कक्ष क्रमांक 1265 में एक बच्चिया को तेंदुआ के द्वारा हमला कर घायल कर लगभग वो मौत की स्थिति में है। जो कि यहाँ मौके में देखा तो तेंदुआ का पंजा का निशान ट्रेस किया गया और वो तेंदुआ के द्वारा ही हमला किया गया है। पंजे के निशान से पता चलता है। तो बलौदाबाजार से बड़ी खबर आपको बता दें कि सड़क निर्माण में जमकर हुआ है भ्रष्टाचार। पुलेनी से घटमड़वा मुख्य मार्ग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। बड़ी जानकारी आपको इस बीच बता रहे हैं। ये बलौदाबाजार से जहां सड़क निर्माण को लेकर भ्रष्टाचार होने की खबर सामने आई है। सड़क मरम्मत के नाम पर 18 लाख रुपए की बात भी सामने आई। सड़क मरम्मत के नाम पर डकार गए 18 लाख रुपए केवल 1-2 लाख लगाकर ही लीपापोती की गई थी। इंजीनियर, ठेकेदार और अधिकारी की मिलीभगत से ये भ्रष्टाचार हुआ। साथ ही आपको बता दें कि शासन को लगाया गया है लाखों रुपए का चूना। बलौदाबाजार से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सड़क निर्माण में ये बड़ी भ्रष्टाचार की खबर। कहा जा रहा है कि 18 लाख रुपए में
सड़क निर्माण कराने की बात कही गई, लेकिन ये 18 लाख रुपए अधिकारी डकार गए और सिर्फ 1-2 लाख रुपए में ही सड़क की मरम्मत कराई गई। ये गंभीर आरोप प्रशासन पर लगे हैं। शासन को लाखों का चूना भी लगाया गया। जय जोहार, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश कश्यप और आप देख रहे हैं हर खबर डंके की चोट पर। अभी मैं बलौदाबाजार जिले के घटमड़वा और पुलेनी के मुख्य मार्ग पे मौजूद हूं और यहाँ इंजीनियर कहा जा सकता है, ठेकेदार कहा जा सकता है, उसके द्वारा घोर लापरवाही बरती जा रही है। और किस प्रकार से लापरवाही है उसे हम यहाँ के जो उपाध्यक्ष है पुलेनी के, उसे जानने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम अपना परिचय बताएंगे भैया, क्या कुछ समस्या है उसको भी बताएं। मेरा नाम कालेश्वर प्रसाद वर्मा, ग्राम पंचायत पुलेनी सरपंच जी। यहाँ जो घटमड़वा मुख्य मार्ग पुलेनी से जो जाने वाले रास्ता है वहाँ 20 लाख का स्वीकृति हुआ है। और यहाँ पे ना जो डामरी का मतलब मरम्मत का काम हुआ है, वहाँ सिर्फ और लोग लिपापोती का काम हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ। यहाँ सिर्फ ना पैर जैसे बच्चे से रगड़ने से मतलब तुरंत मेरा निकल जा रहा है, मेरा डामर लगा ही नहीं है बिल्कुल। अच्छा, आपका कहना है इसमें मतलब डामर का उपयोग नहीं किया गया है, आइस का उपयोग किया गया है? जी, जिसमें डामर का उपयोग नहीं किया गया, सिर्फ दिखावा के लिए काम किया गया। मतलब ठेकेदार से बात किया तो करेंगे मतलब काम को। जी, उस ठेकेदार का नाम आपको मालूम है क्या, या इंजीनियर का नाम मालूम है क्या? आप बताएंगे हमारे दर्शकों को कि इस प्रकार से लाखों करोड़ों खर्चा करने के बाद भी इस प्रकार से अनियमितता बरती जाए, क्या नाम है बताएंगे उसका? ठेकेदार का नाम है नंदलाल जायसवानी द्वारा किया गया है घटिया निर्माण, जो भाड़ापारा के रहने वाले हैं जी। और इंजीनियर का नाम बताएंगे? इंजीनियर का नाम तो शायद मुझे इंजीनियर का नाम है कुर्रे के नाम से शायद जानकारी मिला था। जी जी जी, कुर्रे। तो बताएंगे कितने लाख रुपए यहाँ स्वीकृत हुई, हमारे दर्शकों को भी बताएंगे। ठेकेदार को मतलब ना पूछे तो यहाँ 20 लाख का स्वीकृति है बोला था जी। तो आपका कहना है ये मतलब कहा जा सकता है ग्रामीणों की, जनता की खून पसीने का जो कमाई है, जो टैक्स का पैसा है, वो इसको दुरुपयोग किया जा रहा है, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे ना जो लिपापोती काम हुआ ठेकेदार द्वारा पूरा भ्रष्ट का वो है ठेकेदार। यहाँ पे ना ठेकेदार को बुला रहे थे लेकिन आया नहीं। हम लोग ने मतलब देखा, विधायक के पास भी शिकायत के हैं कि विधायक बोले कि अच्छे से करवाएंगे, बोले अभी तक ना कुछ जानकारी नहीं मिली। तो सुकमा जिले के गादीराम विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कोंडरे का बालक आश्रम भवन पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है और हर कैमरे में जगह जगह दरार भी दिख रही है। आपको बता दें कि ऐसे जर्जर भवन में छात्र पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। बता दें कि बालक आश्रम में 50 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही छात्रों का कहना है कि यहां पर हमें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसकी कई बार शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की जा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके कोई सुनने वाला नहीं है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्रकार ने राज्य के सहकारी बैंकों में हो रहे विस्तार के बारे में जानकारी दी और कहा कि ना पैसे की कमी है और ना योजनाओं की कमी है, लेकिन आरबीआई की जो गाइडलाइन है उसके परिप्रेक्ष्य में चलना पड़ता है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्रकार से खास बातचीत की है। सहकारी बैंक में छोटा बचत बैंक भी आता है, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक भी आता है और छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक भी आता है। ये 3 तरह के बैंक है छत्तीसगढ़ के अंदर में। मैं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक का अध्यक्ष और जहाँ पर हम लोगों को जरूरत महसूस होता है कि ब्रांचों की जरूरत है, 2 ब्रांच हमने अभी जसपुर जिले में एक और रायगढ़ जिले में 2 ब्रांच हम लोगों ने खोला है। 4 ब्रांच अभी हम लोगों ने प्रस्तावित करके और रिजर्व बैंक को हम लोगों ने भेजवाया हुआ है। वो भी 4 ब्रांच रायगढ़ में है। आपके घरघोड़ा जैसे हम बगीचा जैसे अंचल में हम वहाँ पर हम लोगों ने प्रस्तावित किया। तो जहाँ जरूरी है एक बैंक खोलने का मतलब होता है कि केवल बैंक खोलना नहीं है, बैंक के पूरे जो स्टाफ है उनका भी अनुमति अलग से लगता है, परमिशन लगता है, उनकी व्यवस्था लगती है, भवन लगता है, कर्मचारी लगते हैं। ये सारी चीजें आज हमारे पास कर्मचारियों की बहुत बड़ी कमी है।
हम केवल औपचारिकता करने के लिए कहीं ब्रांच खोल देते हैं और वहां हम कर्मचारी नहीं दे पा रहे। तो जिस उद्देश्य को लेकर के हम ब्रांच स्थापित कर रहे हैं वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं। तो बैंकों को आय नहीं हो रही है या ये फायदेमंद नहीं है बैंकों को खोलना? देखिए, मैंने आपको कहा कि रिजर्व बैंक का एक ब्रांच खोलने का पहले अधिकार जो है वो राज्य के अंदर में है। अब वो अधिकार रिजर्व बैंक ने अपने हाथ में ले लिया पूरे देश में, और रिजर्व बैंक के जो टर्म्स एंड कंडीशन है, नॉर्म्स है, वो नॉर्म्स का पालन करना जरूरी है, तभी कोई ब्रांच की स्थापना हो सकती है। तो इसका उद्देश्य ये नहीं है। आज हमारे पास जगह जगह से मांग आ रहा है, लेकिन उसकी फिजिबिलिटी होनी चाहिए ना। हम आरबीआई को जब प्रस्ताव भेजते हैं तो पहले उन सारे कंडीशंस को देखते हैं कि आरबीआई के टर्म्स कंडीशन क्या है, और उसके आधार पर हम देते हैं। अनुमति मिल रही है, ऐसा नहीं है कि अनुमति नहीं मिल रही, अनुमति मिल रही है। ब्रांचें खुलेंगी, थोड़ा समय जरूर लगता है, विकल्प है ना। उन्होंने कहा है कि जहाँ पर एरिया कम हो रहा है उस एरिया को आप जोड़िए। एक बैंक आप किसके लिए खोल देंगे? क्या 2000 लोगों की एक बैंक थोड़ी खोल दी? वो बैंक फिजिबल होना चाहिए, उस बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों को पर्याप्त काम होना चाहिए, और वो किसी एक राज्य के लिए या किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं है। आरबीआई का जो रूल है, आरबीआई का नियम पूरे देश के लिए है, और पूरे देश में एक समान उसको मान्यता मिलती है और लागू होती है। सहकारिता का विस्तार आज भी महाराष्ट्र की परिस्थिति में होता है कि आप काफी समय से लगेंगे। आपको मैं बताऊं, जब अभी हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन 6 महीना पहले कराया था, पूरे देश भर के लोग आए थे, और देश भर के लोगों को जो हमने बताया कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसने सहकारी बैंकों की स्थिति को पूरी तरह से सुधार करके रख दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के एक निर्णय में कि धान खरीदी का काम पूरी तरह से सहकारी समितियों के माध्यम से और सहकारी बैंकों से सीधे उनको भुगतान होगा, ये व्यवस्था करने से आज आप देखिए कि सहकारी बैंक के पास पर्याप्त काम हो गया है, व्यस्तता हो गई है, आय का स्रोत बन गया है। तो हमको जो भी बैंक हम खोलते हैं उसके आय के स्रोत का ध्यान रखना है। गोधन न्याय योजना सहकारिता के ऊपर भरोसा उन्होंने किया है, गोमूत्र का है सहकारिता के ऊपर। तो आपको मालूम है ना कि अभी जो हमारे नरवा गरवा भुरवा जो फार्म था, आज उसको पार्क के रूप में डेवलप कर रहे हैं। आप अंदर में जाकर के आप सेलेक्ट कर रहे हैं कि भाई 10 पार्क को 10 जो प्रोजेक्ट है उसको हम पहले औद्योगिक स्वरूप देने का काम करेंगे। तो गोबर से पेंट बन रहा है, गोबर से कंडा बन रहा है, गोबर से छोटे छोटे स्टिक बनाए जा रहे हैं, गोबर से दिया बनाने का काम हो रहा है। तो ये क्या औद्योगिक क्षेत्र में इसका नहीं आता क्या? धीरे धीरे करके पहला स्टेप, पहला सीढ़ी से आखिरी सीढ़ी नहीं पहुंचेगा, पहले एक बार दूसरा तीसरा चौथा और आखिरी में हम अंतिम सीढ़ी में। गोबर से छोटे छोटे स्टिक बनाए जा रहे हैं, गोबर से दिया बनाने का काम हो रहा है। तो ये क्या औद्योगिक क्षेत्र में इसका नहीं आता क्या? धीरे धीरे करके पहला स्टेप, पहला सीढ़ी से आखिरी सीढ़ी नहीं पहुंचेगा, पहले एक बार दूसरा तीसरा चौथा और आखिरी में हम अंतिम सीढ़ी में। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। पिछले महीनों से हर खबर को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के जमीन से जुड़े हुए खबरों से सरोकार रखते हुए ये छत्तीसगढ़ की सेवा में लीन है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की खबरों से लोगों को जानकारी देते रहें और अपनी कामयाबी के अगले शिखर पर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,